दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले आ धरती कितना देती है कविता के बारे में। कविता का काव्य पाठ करेंगे, कविता में का सारांश के बारे में बात करेंगे और कवि इस कविता में क्या कहना चाह रहा है और काव्य पाठ करके भावार्थ व्याख्या सभी के बारे में आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहले बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। आ धरती कितना देती है कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि पंत जी अपने बचपन की घटना का स्मरण करते हैं, याद करते हैं जब उन्होंने धरती पे कुछ पैसे बो दिए थे और कवि ने सोचा कि पैसे से पेड़ उगेंगे, रुपयों की फसलें आएंगी और वो धनी व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन बाद में उसने सेम के कुछ बीज धरती में दबा दिए थे जिसके परिणाम स्वरूप सेम के बेल उगी और बेल पर बहुत सारी फलियां खिली। तो कवि ने यह संदेश दिया है कि पैसे आप बोएंगे तो कुछ नहीं होगा, जबकि बीज बोएंगे और यह धरती रत्न प्रवासिनी है, जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले काव्य पाठ ना करके पहले हम कवि के बारे में जानेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है आपके जो आईएससी काव्य मंजरी में जो टेक्स्ट बुक है उसके अनुसार प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। तो प्रकृति के सुकुमार कवि, तो प्रकृति के सुकुमार कवि का मतलब है कि इनका कवि का प्रकृति से इतना लगाव था कि वे प्रकृति को अपनी माँ मानते हैं और अपनी आधी से ज़्यादा कविताएं इन्होंने प्रकृति पर ही लिखी हैं और इनको हिंदी में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है हिंदी साहित्य में। तो इनका जन्म 1900 में अल्मोड़ा में ये उत्तराखंड में है और ये कौसानी ग्राम में हुआ था और इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और इन पर सरोजिनी नायडू, कवि रविंद्र, महात्मा गांधी और श्री अरविंद का भी गहरा प्रभाव पड़ा और 28 दिसंबर 1977 को इनका देवावसान देहांत हो गया। तो इनकी प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों में बेड़ा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगबाणी, उत्तरा, चिदम्बरा और लोकायतन, ग्राम्य, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम यहाँ सारे दिए गए हैं। पंत जी ने कुछ नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। पंत जी मूलतः प्रकृति के कवि हैं। उनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति के सुंदर चित्रण हुआ है। प्रसाद और निराला की भांति ये भी छायावादी कवि हैं। इनके काव्य में गांधी दर्शन का भी प्रभाव है। प्रकृति, नारी और सौंदर्य को उन्होंने उदात्त रूप दिया है। इन्हें अनेक पारितोषिक और सम्मान भी प्राप्त हुए। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और 1961 में चिदम्बरा काव्य संग्रह पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार और रूस की सरकार द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं सब हो गई और ये प्रकृतिवादी कवि हैं और इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ। छायावादी कवि हैं। हिंदी में एक छायावाद एक प्रमुख एक समय रहा है जिनमें प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा आदि जो कवि हैं इन्होंने अपने रचनाएं लिखी हैं और उस समय को, उस काल को छायावाद कहा जाता है। इनके पंत जी के काव्य में गांधी दर्शन का भी प्रभाव है, महात्मा गांधी का, और नारी, प्रकृति और सौंदर्य को उन्होंने उदात्त रूप, अच्छी रूप से, महानता वाले रूप से दिखाया है। इन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं जिनमें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि प्राप्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश और रूस की सरकार से नहीं पुरस्कृत भी किया है। तो संक्षिप्त में यहाँ इनका जीवन परिचय दिया गया। आप इसकी परीक्षा में आता हो तो आप इसे ले सकते हैं। अब आते हैं मेन जो कविता के बारे में। तो काव्य पाठ करने चल रहे हैं और इसकी व्याख्या करते चलेंगे साथ साथ। तो मैंने छुटपन में छिप कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। तो कवि कहते हैं कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगी, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और मैं फूल फल कर मोटा सेठ बनूंगा। तो कवि कहते हैं छुटपन का मतलब बचपन में। तो बचपन की घटना कवि याद करते हैं और कहते हैं कि उनके मन में आया था कि उन्होंने छुटपन में कुछ पैसे जमीन के अंदर गाड़ दिए थे और उन्होंने सोचा था कि इससे जिस तरह फसलें उगती हैं, जैसे पेड़ निकलते हैं, उसी तरह पेड़ उगेंगे और वह पेड़ बड़े हो जाएंगे और उसमें सारे पैसों के प्यारे प्यारे फल आएंगे और उन सारे पैसों का बीज हो जाएगा। तो कितना अच्छा होगा, पैसों के बीज से अंकुर फूटेंगे और फल फूल की तरह उसमें बहुत सारे रुपए लग जाएंगे और वे खनखनाते हुए सिक्कों की फसल लग जाएगी और मैं उन फसल पाकर मैं एक बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। तो कभी का बचपन की बात है, उनके भोलेपन की बात है, उस बच्चे में अमीर होने की चाह है। तो यही बात है। इसके बाद लिखते हैं पर बंजर धरती, कभी लिखते हैं पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने ना एक ही पैसा उगला, सपने
जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाह जोड़ता रहा दिनों तक। बाल कल्पना की अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, मन को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो कवि कहते हैं कि उन्होंने जो बचपन में जो बीज बोए थे, लेकिन बंजर धरती, उन्होंने कभी ने धरती को बंजर मान लिया। ऐसी जमीन जिस पे बंजर का अर्थ होता है कि जिस पे कोई चीज़ ना उग पाए, और अंकुर का अर्थ होता है जो पौधे का जो छोटे बीज होते हैं, उसमें छोटे छोटे उसमें पौधे का प्रारंभिक रूप, हल्के हल्के उसमें बीज आते हैं, बीज निकलने तो अंकुर निकलने लगता है, तो उसी को अंकुर कहा जाता है। तो कभी कहते हैं कि उन्होंने तो पैसे बो दिए और पैसों के अंकुरित होने का इंतजार करता रहा, लेकिन हाय एक ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी नहीं उपजता। मैंने पैसे तो बो दिए, लेकिन और मैंने बहुत सारे सपने देख लिए कि मैं मोटा फिट बन जाऊंगा, लेकिन मैं निराश हो गया और कई दिनों तक मैं इंतजार करता रहा। लेकिन मैं पलकों को बिछाकर एकटक मैं बाल कल्पना की अपलक पावड़े बिछाकर, तो पावड़े का अर्थ होता है जो अपलक, देखता रहा कि उसमें कुछ निकलेंगे, लेकिन उसमें कुछ नहीं होगा, और इंतजार करता रहा, कोई अंकुर नहीं फूटा। तो कभी को समझ में आ गया कि मैं गलत था और मैं अनजान था, और मैंने पैसों के बीज को, अपनी ममता को मिट्टी में लगाया था, और मैंने लालच और धन की प्यास से सींच रहा था। तो ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो यहाँ पे कहता है कि मैं इसे लालच और धन की प्यास से सींच रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कार्य को करने में स्वार्थ हो तो उस कार्य का परिणाम आशा के अनुरूप नहीं निकलता। आगे लिखते हैं, अर्धसती हरहराती निकल गई है तब से, कितनी मधु पतझर बीत गया अनजाने, ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, सर्दे मुस्काई सी शीकर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन, और फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए। तो कभी कहते हैं कि उसको अर्धसती का मतलब लगभग 50 साल, तो अर्धसती हो गया। उस समय को, उस घटना को याद किए, तब से बहुत सारी चीज़ें हो गई। इन कितनी ऋतुएं आई, कितनी ऋतुएं चली गई, कितनी ऋतुएं आई, कितनी चली, कितने बसंत आए बीत गए, कितने पतझड़ भी आए, और कितनी वृक्षों ने अपने पत्तों को त्याग नवीन पत्ते धारण कर लिए। ऋतुओं का आवागमन आता ही रहा, पता नहीं चला। गर्मी की तपन आई गई, वर्षा के झोले, शरद की मुस्कुराहट, हेमंत की कपाने वाली ठंड बीत गई, वृक्षों के पत्ते भी झड़ गए, वन भी फूलों से खिल गए। इस प्रकार कितना समय बीत गया पता नहीं चला। आगे लिखते हैं कभी, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम की दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूख के अंचल में मड़ी माड़िक बांधी हूं, और मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, बात भी क्या जिससे याद रखता मन। तो कभी लिखते हैं कि समय तो बीत गया, लेकिन एक बार क्या हुआ कि घने काजल की तरह बादल आए, और उन बादलों ने धरती को बरसकर गीला कर दिया। गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, तो बारिश हुई और धरती गीली हो गई। तो मैंने कुछ ऐसे ही जिज्ञासावश धरती की गीली परत को हटाया, सहलाया, और वहीं पर अपनी उंगली से एक सेम का बीज दबा के बो दिया। इस बीज को मिट्टी में इस प्रकार दबाया मानो को जैसे कोई मड़ी दबाकर रख देता हो, और उस बीज को दबाने के बाद कभी मैं भूल गया उस घटना को कि भूख के अंचल में मड़ी माड़ी बांधी हूँ जैसे, तो वहाँ पे जैसे कोई अच्छी मड़िया मैंने लगा दी हो सेम के बीज को, और मैं भूल गया कि क्या बोया है, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी जिससे वह याद रखता है। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा तब सहसा मैंने जो देखा उसे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की यहाँ हथेलियां खोले थे। वे नन्ही प्यारी जो भी हों, वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकली चिड़ियों के बच्चों से। नन्वेश क्षण भर मैं उन्हें देखता रहा। साथ मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की अपलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्भ से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तो कभी कहते हैं कि बीज को आंगन में दबाने के बाद वह भूल गया, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं कि जिससे याद रखता। लेकिन एक बार कभी कहता है कि शाम के समय अपने आंगन में टहल रहता, अचानक उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि जिसे देखकर वह खुशी से दंग रह गए। वे हैरान हो गए। तब उन्हें दिखाई देता है कि सेम के छोटे छोटे अंकुर फूट पड़े। ऐसा लग रहा है जैसे अंकुर इस संसार के नए मेहमान हैं। कभी देखता है और मानो कि कई अतिथि का मतलब होता है मेहमान, नवागत कई छोटे छोटे जो नए मेहमान हैं, नवागत का मतलब मेहमान होता है, और नए अंकुर
छाता खोले खड़े हों। उनके सौंदर्य को कवि कहता है कि मैं क्या कहूँ। कभी उनके अंकुर का वर्णन करते हुए कहता है कि अंकुरित दो पत्तियां जैसे छातों जैसी हैं, इन्हें विजय का ध्वज कहा जाए, मानो वे अपने अस्तित्व को लेकर विजय की घोषणा कर रही हो। फिर कभी सोचता है कि वे दो पत्तियां कहीं उन बीजों की नन्ही और प्यारी हथेलियां तो नहीं, चाहे जो भी हो वे नए अंकुरित बहुत ही प्यारी लग रहे हैं। कभी कहता है ऐसा लग रहा है कभी कह रहा है ऐसा लग रहा है कि अपने नए जीवन में प्रवेश करने का उनमें बड़ा उत्साह और प्रसन्नता है, इसलिए खुशी से भरे दिखाई पड़ रहे हैं। कभी उन अंकुरों की सुंदरता को के बारे में कहता है कि कभी को लगता है कि जैसे वे डिम्ब तोड़कर निकली चिड़ियों के बच्चों से। तो कभी को लगता है जैसे वो अंडे तोड़कर चिड़िया के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो कि अंडों को तोड़कर निकल रहे हैं, अभी भी उनका जन्म हुआ है, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा दिखाई दे रही है मानो वे आसमान में उड़ने के लिए लालयित हों। तो अंकुरित बीज के दो पल्लव मानो छोटे पक्षियों के दो पंख हों, वे चिड़िया के बच्चे जो अभी अंडों से बाहर निकले हों और वे पंख फैलाकर उड़ने को आतुर हैं। तो कभी इस सौंदर्य को देखकर बहुत ही अभिभूत, बहुत ही हैरान और उनको अच्छा लगता है, और वह एकटक उन्हें देखता रह जाता है। वह कुछ पल उनको देखता है, तभी उन्हें कुछ याद आता है कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ही आंगन में सेम के बीज मैंने रोपे थे, और उन्हीं छोटे छोटे पौधों का समूह दल जो उन्हीं बीजों की देन है। और इन छोटे छोटे पौधों की टोली आज बड़े शान से कवि के सामने खड़ी है, जैसे कोई सेना कदम ताल करते लेफ्ट राइट करते करते आगे बढ़ी चली जा रही है। वैसे ही पौधों की टोली भी है जो कदम से कदम आगे मिलाते गर्व से खड़ी है। कभी आगे लिखते हैं, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनाती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेले खा गई बल खा आंगन में लहरा, और आंगन लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सौ झुरने फूटे पड़े ऊपर को मैं अवाक रह गया। वंश कैसे बढ़ता है। कभी कहता है कि ये बीज उसी पौधे की बीज हैं जो कभी ने बोए थे। कभी अब रोज टहलते हुए उन्हें देखा करते हुए देखते रहते हैं कि उन नवागत अंकुरों की जो दो पत्तियां थी धीरे धीरे अनेक पत्तियों से भर गई। अब उन पौधों में झाड़ियां आ गई, पत्तियां बन गई, और पौधे पत्तों से भरने के कारण झाड़ियां बन गए। कभी उन पत्तियों की कोमलता के बारे में कहता है कि वे पत्तियां मानो मखमल के सामयाने हों, मखमली चंदोवे हों, सामयाने हों। उन पत्तियों रूप सामानों को पौधों के बीच टांग दिया गया हो। पत्तों के आने के बाद पौधे और बढ़ने लगते हैं और बील के रूप में फैलने लगते हैं। ये पौधे अब लता बन चुके हैं, धीरे धीरे लहराते हुए झूमते आंगन में फैलने लगे। आंगन का घेरा बांस की टाटी से बना हुआ था। ये लताएं झूमते हुए उस घेरे की टाटी का सहारा लेकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। कभी लताओं के आरोहण का फंदर का वर्णन करते हुए कहता है कि लताओं की नई पत्तियां ऊपर चढ़ी जा रही हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो हरे रंग के सैकड़ों झरने नीचे से ऊपर की ओर जा रही हूँ। झरना जिसका प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए और वो नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होता रहता है। यह देखकर कभी हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि यहाँ प्रकृति का वंश इसी प्रकार धीरे धीरे बढ़ता है। अब लिखते हैं कभी कि छोटे छोटे तारों से छितरे फूलों की चीटी झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता यह धरती कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। कभी लिखते हैं कि छोटे छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे। तो कभी कहता है कि वंश किस प्रकार बढ़ता है। इस प्रकार उन्होंने देख लिया, लताएं बाड़ों पर चढ़ गई हैं, लताओं में फूल भी आने लगे हैं। छोटे छोटे तारों के छितरे फूल के छिटे, लताओं में फूल आने लगे हैं। और उन फूलों को देखकर कवि ने अनेक उपमान द्वारा फूल फौंदर का वर्णन करता है। कभी को ऐसा लगता है कि मानो फूल नहीं बल्कि छोटे छोटे तारे हैं, छोटे छोटे तारे हैं और ये तारे बिखर गए हैं। कभी सोचता है कभी छींटे हैं। कभी को यह लग रहा है जैसे लहरों में झाग आ गया और वैसे ही सेम लताएं हरी हरी लहरें जिस पर झाग के रूप में फूल दिखाई दे रहे हों। कभी ने देखकर यह भी विचार करते जैसे कोई अमावस्या की रात हो और उस अंधेरी रात में तारे मुस्कुराते हुए चेहरा लिए दिखाई दे रहे हों। इस प्रकार हरी सेम की हरी बेल पर लगे फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये फूल हरी लताओं पर ठीक उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे नायिकाओं के बालों की चोटी में मोती सुशोभित होते हैं, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से।
तो जिस प्रकार नायिकाओं के बालों की चोटी में मोती से सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार सेम के बेलों पर सजे फूल नायिका के आंचल में छिपे फूल पत्ती की छाप की तरह दिखाई पड़ रहे हों। इसी प्रकार समय बीतता जाता है, सेम की लता का विकास होता जाता है। कभी कहता है कि अब समय के अनुसार सेम की लताओं पर इतनी फलियां लदने लगी हैं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। अब सेम की बेल अनगिनत फलियों से लदी हुई है। इन अनगिनत फलियों को देखकर कभी आश्चर्य से भर जाता है और कभी कहता है कि कितनी सारी फलियां, और कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। लता की समृद्धता को देखकर कभी कहता है कि धरती माता हमें कितना देती है। धरती माता अपने पुत्रों से प्रेम करती है, इसलिए वह अपने प्यारे पुत्रों को इतना देती है। कभी कोई बहुत दुख होता है, पश्चाताप होता है कि मैं धरती के महत्व को समझ नहीं पाया और धरती के प्रेम के महत्व को भी जान नहीं पाया। बचपन में कभी ने धरती को बंजर और बंध्या कहा था, जिस पर उसे पछतावा है। वह कहते हैं कि मैं बचपन में कितना स्वार्थी और लालची था। मैंने अपने लालच और स्वार्थ के बस में आकर पैसे बोए थे और उनसे फल की आशा रख रहा था। कभी आगे लिखते हैं कि रत्न प्रोशनी है वसुधा, मैं समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की श्रम, जीवन श्रम से हंसी दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो रत्न का मतलब होता है कि जो महत्वपूर्ण जो रत्न होते हैं, जो जेम्स होते हैं। और प्रोशनी का मतलब जन्म देने वाली, वसुधा का अर्थ होता है धरती। तो कभी कहता है कि सेम की लता के फूलों और फलियों को देखकर कभी को समझ में आ गया है कि धरती माँ रत्नों को जन्म देने वाली है। माँ धरती के अंदर अनेक रत्न छुपे हुए हैं। कभी कहता है कि इनमें सच्चाई और समानता के दाने हमें बोने हैं। इस धरती में मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करनी चाहिए और लोभ के वशीभूत और लोभ के लालच के अंदर लालच के द्वारा काम नहीं करना चाहिए। धरती में मनुष्य को प्रेम के बीज बोने चाहिए। धरती में मनुष्यों के बीच समानता, सामर्थ्य और प्रेम के बीज बोने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो धरती फिर से धूल की तरह स्वर्णिम फसलों को देगी और इस प्रकार से इंसानियत की फसल और मनुष्य के मेहनत से हर दिशा में खुशी खुशी होगी। इस प्रकार तो इस कविता में कभी अंत में यही कहना चाह रहा है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, जैसा मनुष्य कर्म करेगा उसी प्रकार के फल होंगे। कभी ने पैसे बोए थे तो कुछ नहीं हो पाया, जब सेम बोया तो ढेर सारी फसलें आ गईं। इसी प्रकार मनुष्य को समानता, सामर्थ्य और प्रेम के बीज बोने चाहिए और उसे लालच के वशीभूत कोई कार्य नहीं करने चाहिए। तो इस प्रकार कविता में आधरती कितने देती है। मैं सुमित्रानंद पंत जी अपने बचपन की घटना को याद करते हैं। उन्होंने सोचा था कि सभी बीजों से वृक्ष बन जाते हैं और फल लगते हैं, वैसे ही पैसों को भी अगर बो दें तो फल निकलेंगे और वे अमीर बन जाएंगे। तो इस कविता में जहाँ एक और बच्चे का भोलापन है, वहीं दूसरी ओर संदेश भी देने का प्रयास किया गया कि कोई भी कार्य यदि स्वार्थवश और लोभवश किया जाए तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी पैसों के पेड़ के उगने के इंतजार करता रहा और उन्हें गलत बीज बोए थे। ममता, तृष्णा और लालच को सिंचा जा रहा था। इन्हीं कारणों से पैसों की फसल नहीं हो पाई। कभी यह कहते हैं कि किस प्रकार मौसम बदलते रहे लेकिन किसी मौसम में पैसों के अंकुर नहीं फूटे। इस प्रकार कवि ने उन्होंने कौतूहल बस आंगन की गीली मिट्टी में उंगली से खोदकर कुछ सेम के बीज मिट्टी में दबा दिए और उन बीजों को मिट्टी में दबाकर कभी भूल जाता है। एक दिन अचानक टहलते हुए उनकी दृष्टि गई तो वहां क्या देखते हैं कि अंकुर निकल आए हैं और उन अंकुरों को कभी देखते रह गए। मानो छोटे छोटे पौधे छाता ताने खड़े हैं। तभी उन्हें बीज के रोपने की बात याद आती है और कुछ दिन बाद उनमें अनगिनत पत्तों से वह भर जाता है उनका आंगन और झाड़ी का रूप ले लेता है। कवि को लताओं पर अंधेरी रात के आकाश के समान लिपटे हुए अंकुर और फलियां दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। आज कवि को पता लग जाता है कि धरती माता में कौन से बीज डालने और कौन से नहीं। धीरे धीरे भी कवि जान लेता है कि धरती ही रत्नों को जन्म देने वाली है। इसमें पौधों के नहीं, ममता और मानवता के बीज बोने चाहिए, पैसों के नहीं। मानवता की फसल उगाई जा सकती है। तो कवि कुल इस प्रकार यह कहना चाह रहा है कि प्रकृति का अपना नियम है। धरती में हम जो कुछ भी बोएंगे वैसा ही काटेंगे, लेकिन पैसे बोने से तो धरती में पैसों के पेड़ नहीं उगेंगे, क्योंकि ऐसा करना स्वार्थपरता का सूचक है। जब हम धरती के गर्भ में अनुकूल और प्रकृति के अनुसार बीज बोएंगे तब हमें बहुत कुछ देती है। इसीलिए कवि उन्हें रत्न प्रोशनी कहता है। रत्न प्रोशनी है वसुधा, अब मैं समझ सका हूँ। पंत का विचार है कि हमें धरती में सच्ची समता के दाने बोने हैं, जिससे विषमता और असमानता के अभिशाप
से मुक्ति मिल जाए। कवि लिखते हैं कि इसमें सच्ची समता के दाने बोने, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। तो कवि ने श्रम की प्रतिष्ठा के साथ कर्म की प्रधानता का संदेश दिया है कि मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो कवि ने यहाँ पे संदेश देने का प्रयास किया है कि पैसे बोने और सेम के बीज बोने के बहाने कवि ने मानवता का संदेश दिया है, जिसमें स्वार्थ, परोपकार, समता, क्षमता और ममता का व्यवहार अपनाकर ही हमारे समाज को वर्गहीन, घृणाहीन बनाया जा सकता है, क्योंकि हम समाज रूपी धरती में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। तो जैसा बोएंगे वैसा ही प्राप्त करेंगे। यहाँ पे यही प्रकार का संदेश देने का कवि ने, पंत जी ने प्रयास किया है। तो यदि धरती किस धरती है से संबंधित यदि आपको प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप hindiquin.com के विजिट करें। hindiquin.com में आपके संबंधित, आपके ISC काव्य मंजरी से संबंधित, चाहे वह सारा आकाश हो या गद्य संकलन हो या साठ का एक दिन जिनका चलता हो, सारे नोट्स वहाँ पे उपलब्ध हैं। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परीक्षा की उपयोगी उसको वहाँ से ले सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न बनते हैं तो आप हमसे प्रश्न पूछिए, हम उनको उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।